हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम किसे किसे पढ़ रहे हैं, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में आज हमें जो देखनी है वो राजनीतिक स्थिति देखनी है, ऋग्वेद की राजनीतिक स्थिति। कल जो मैंने आपको पढ़ाया था, किसकी क्या पढ़ाई थी मैंने आपको? सामाजिक स्थिति, है ना। सामाजिक स्थिति के बारे में हमने बात कर ली। बस 1 मिनट के लिए मार्कर कहाँ रह गया इसका भाई? देखना जरा इसका मार्कर, अंदर देखना मार्कर है कैसे। ठीक है। तो हमने जो पढ़ ली थी सामाजिक जो स्थिति थी ऋग्वेद की, वो पढ़ ली थी। और आज हमें जो देखना है वो देखना है राजनीतिक स्थिति। देखना यार, ये लाइट थोड़ा एक बार फैन ऑफ करके देखना लाइट को। ठीक है। तो अब जरा समझते हैं हम राजनीतिक स्थिति के अंदर। हमें ये देखना है कि वहां पे राजतंत्र किस तरीके से था। दैट मीन्स कि राजतंत्र था, जनतंत्र था, ये क्या बातें थी वहां पे, लोग बाग कैसे रहते थे, और उनका कहने का मतलब कबीले में रहते थे, या उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, वो किस प्रकार लोगों से काम करवाते थे। आज ना उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है लाइट में, और इसके नेटवर्क में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो देखते हैं कितनी रिकॉर्ड होती है। अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो शायद आज देखो, पहले एक बार से ऑफ करना, पहले पढ़ा लेता हूँ, अब ऑन करो। बस ठीक है। तो कुल मिलाकर जो हमें देखना है ऋग्वेद की राजनीतिक स्थिति को। अब राजनीतिक स्थिति से पहले मैंने एक सामाजिक स्थिति बताई थी, और सामाजिक स्थिति में मैंने ये बताया था कि ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था थी। अच्छा, वर्ण व्यवस्था में वर्ण का अर्थ मैंने बताया था रंग भी होता है, वर्ण का एक अर्थ रंग भी होता है, और एक वर्ण को रिलेट करता है व्यवसाय से भी। तो ऋग्वेद के अंदर जो समाज था, वो वर्ण व्यवस्था जो थी वो व्यवसाय आधारित थी। व्यवसाय कहने का मतलब है कर्म आधारित। तो कर्म पर आधारित थी। अब कर्म का मतलब ये होता है बच्चों, जिसका जैसा काम है उसको उसी वर्ण का कह दिया जाता है। अगर कोई व्यापार कर रहा है तो वैश्य वर्ण कह दिया, अगर कोई पूजा पाठ करवा रहा है तो ब्राह्मण वंश का कह वर्ण का कह दिया, अगर कोई युद्ध कर रहा है तो क्षत्रिय वंश का कह दिया, अगर कोई काम कर रहा है साफ सफाई जैसे काम कर रहा है तो उसको हमने शूद्र वर्ण का कह दिया। तो वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित। लेकिन जैसे जैसे कालांतर समय बीता तो उत्तर वेद में आते आते ये वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो जाएगी। तो उत्तर वेद के अंदर, उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत हम वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित देखेंगे। बहुत ध्यान समझना। यानी जैसे समझो, अगर ये ऋग्वेद चल रहा है तो यहाँ पर समझो मेरा जन्म तो हुआ है क्षत्रिय कुल में, यानी कि युद्ध करना है। जैसे मेरा धर्म हुआ क्षत्रिय कुल में, तो मेरा काम है युद्ध करना। लेकिन अब मैंने क्या करा, ग्रंथ पढ़ने शुरू कर दिया, पूजा पाठ शुरू करा दिया, तो फिर मैं क्षत्रिय वर्ण का ना होकर मैं हो जाऊंगा किसका? ब्राह्मण वर्ण का। आगे प्रॉब्लम करनी है। ब्राह्मण वर्ण का यानी कि जिसका जैसा कर्म होता था वो अपने कर्म के अनुसार उस वर्ण का कहलाता था। तो कर्म आधारित थी वर्ण व्यवस्था, ना कि जन्म आधारित ऋग्वेद में। इसी प्रकार हम सामाजिक स्थिति के बाद किस दौर में आ रहे हैं? राजनीतिक दौर में आ रहे हैं। तो राजनीति में हमें देखना है कि वहां की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। अब राजनीतिक व्यवस्था का मतलब समझो ध्यान से, कि वहां का प्रशासन कैसा चलता था, वहां पे राजा का क्या रोल था, राजा चुना जाता था या राजा पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत चलता था, कैसे चलता था, यानी कि सिस्टम कैसा था। तो जो ऋग्वेद के लोग थे उनका सिस्टम था कबीलाई सिस्टम। कैसा था? कबीलाई, यानी कि उनकी जो शासन व्यवस्था थी वो कबीलाई व्यवस्था पर आधारित थी। कबीले का मतलब होता है कि लोग ना समूह बनाकर एक समूह बनाकर एक कबीला बनता था। अभी बताऊंगा कबीले कैसे बनते थे। ठीक है, समूह बनाकर कबीले बनते थे। जैसे इसमें है कि अगर हम ऋग्वेद के उन्हें देखें तो जो सबसे छोटी इकाई, इसको रख देना यार वहां पर, जो कबीले जैसे बनते थे तो जो सबसे छोटी इकाई थी ना ऋग्वेद में, समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वो होती थी बच्चों कुल। कुल यानी कि परिवार। पहला पॉइंट ध्यान रखना, ऋग्वेद की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? कबीलाई थी। कबीलाई व्यवस्था यानी कि लोग बाग समूह बनाकर रहते थे और घुमंतु जीवन जी रहे थे अभी भी। मतलब कि लोगों के जीवन में स्थायित्व नहीं आया था एक तरीके से, अभी भी वो घूम रहे थे एक जगह से दूसरी जगह। एक जगह को छोड़ा तो फिर दूसरी जगह चले गए खाने वाने की तलाश में, फिर तीसरी जगह चले गए। इस तरीके से घुमंतु जीवन वो जी रहे थे। तो कबीलाई व्यवस्था, समूह बनाकर रहते थे। तो समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी परिवार, यानी कि कुल। इस कुल को मिलाकर, परिवार को मिलाकर बनता था बच्चों ग्राम।
ग्राम, परिवार को मिलाकर क्या बनता है ग्राम। ये सारी बातें लिखी हुई है मैंने, अभी आप लोग इसे पढ़े ग्राम। इन ग्राम यानी कि परिवार को मिलाकर के एक ग्राम यानी गांव बन जाता है। फिर इस ग्राम को मिलाकर, बहुत सारे ग्राम को मिलाकर बनता था बच्चों विश्व। विश्व यानी गांव को मिलाकर क्या बनाया, विश्व बनाया। जैसे ब्लॉक बनता ना ब्लॉक, ऐसे ही विश्व बना दिया गांव को मिलाकर। फिर विश्व को मिलाकर के, जब विश्व को मिलाते थे तो विश्व को मिलाकर बनाया जाता था जन, और इसी जन को एक तरीके से कबीला भी कहते हैं। इसी जन को क्या कहते हैं, कबीला। यानी कि परिवार का समूह, परिवार से मिला ग्राम, ग्राम से बना विश्व, और विश्व से मिला जन, और इसके बाद सीधा किसकी अवधारणा आ जाएगी, राष्ट्र। यानी कि राज किया, देश किया, राष्ट्र, ऐसी अवधारणा। तो ऋग्वेद का जो समाज था वो कबीलाई समाज पर आधारित था। अभी ये सारी चीजें बताऊंगा हम आगे आगे करके। तो कुल मिलाकर जो राजनीतिक व्यवस्था में हमें देखना है, वो देखना है कि इनका जो शासन व्यवस्था थी, जनतंत्र व्यवस्था थी, राजतंत्र व्यवस्था थी, वो किस प्रकार की थी भी या नहीं थी, उन सब चीजों पर हमें डिस्कस करना है। एक बात समझनी है कि व्यवस्था कैसी थी कि कबीलाई जीवन पर आधारित थी। कैसी थी, कबीलाई जीवन पर आधारित। कबीलाई का मतलब था परिवार समूह बनाकर रहते थे इस तरह से, और एक जगह से दूसरी जगह अपना भ्रमण करते रहते थे। क्लियर हो रही है बातें, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं हम इसमें अपनी पहली स्लाइड पे। तो देखो, जो ऋग्वैदिक समाज था बच्चों, ऋग्वैदिक समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। ऋग्वेद के लोग जनों व कबीलों में विभाजित थे। जनों मतलब कि जन, अभी मैंने बताया ना जन कैसे मिलता है, कि सबसे पहले परिवार, परिवार से ग्राम, ग्राम से विश्व, विश्व से जन, और जन को ये कबीला भी बोलते। तो जन और कबीलों में विभाजित थे वहां के लोग। कबीले का एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था, इसे गोप भी कहा जाता था, जन से गोपा भी कहा जाता था, या जन से गोपता भी कहा जाता था। बहुत सारे नाम थे जो मैंने बोले हैं उन्हें लिख लेना। जन से गोपा तो भी आ गया है। तो राजा को गोप भी कहते थे, या जन से गोप भी कहते थे, जन से गोपता भी कहते थे। ऋग्वेद में आर्य के 5 कबीले थे, तो 5 कबीलों के आधार पर इन्हें पंचजन्य कहा जाता था। पंचजन्य, जन का मतलब क्या था, गांव से मिलाकर विश्व, विश्व से मिलाकर जन, है ना, यानी कबीले को इंगित करता था। जैसे कि बात समझ में आ रही है, जैसे कि आज सोचो छोटा सा क्षेत्र, छोटे से क्षेत्र को मिलाकर हम बताते जैसे गांव, गांव से ब्लॉक, ब्लॉक से एक तरीके से गांव से ब्लॉक, फिर ब्लॉक के बाद हम किस पे आए थे, अपने जिले में आए थे, फिर जिले से हम किस में चले जाते हैं, राज्य में चले जाते हैं, फिर राज्य से हम किस में चले जाते हैं, अपने देश में चले जाते हैं। तो इसी प्रकार है ना, कि जिला, जिले से राज्य, और राज्य से अपना देश, इस तरीके से। तो ऐसी चीजें बांट रखी थी एक तरीके से। इनका कहने का मतलब ये हुआ कि ऋग्वेद के अंदर जो कबीले की व्यवस्था थी वो 5 भाग में बटी। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले थे। कितने कबीले थे, 5 कबीले, जिनकी वजह से पंचजन्य कहा गया। ठीक है। अब पंचजन्य क्या होते थे, यदु, तुरुस, पुरु, अनु और धुरयु। ये 5 प्रकार के कबीले थे उनके पास। कौन कौन से कबीले थे, यदु, तुर्वुस, पुरु, अनु और ध्रुव। ये 5 प्रकार के कबीले थे, और इन 5 कबीलों के आधार पर उन्हें क्या कहता कहा जाता था, पंचजन्य कहा जाता था। अभी आएंगे यदु, तुर्वुस, पुरु, अनु और ध्रुव, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी आगे आएंगे। पहले ध्यान रखना, सिर्फ इतनी चीज ध्यान रखना है कि जो ऋग्वैदिक काल का जो दौर था उसमें राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, कबीलाई व्यवस्था आधारित थी राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, कितनी बात समझ में आ रही है। और कबीले कितने थे, 5 तो पंचजन्य कहा जाता था। नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम ऋग्वैदिक काल में राज्य का जो मूल आधार था वो कुल परिवार था। जो राज्य, जो उसका मूल आधार, किसमें एक में रुकेंगे, जो राज्य था उसका मूल अधिकार कहते हैं, जो राज्य बना है किससे मिलकर राज्य बना, मानो परिवार से, परिवार से क्या बना, गांव बना, गांव से क्या बना, विश्व बना, विश्व बना, विश्व से क्या बना, जन बना, फिर जन से किसकी भावना है, राष्ट्र की भावना है। तो ऋग्वैदिक काल में जो मूल आधार था, बेसिक चीज थी, जो समाज की मूल इकाई थी, वो क्या थी, परिवार यानी कुल था। सबसे छोटी इकाई यही थी ऋग्वेद की। और परिवार का मुख्य कुलप अथवा गृहपति कहलाता था, और या मैं कहता था पिता भी कहलाता था। परिवार का मुखिया कुलप या गृहपति कहलाता था। कई कुलों को मिलाकर, अभी बताया ना मैंने, कई कुलों को मिलाकर ग्राम बनता था, और इसका प्रमुख ग्रामीणी था। अभी इसे 4 चीज समझाऊंगा। ग्रामीणी होता था, यानी कि सबसे पहले क्या है, परिवार,
ऋग्वेद का समाज किस पर आधारित था? कबीले पर आधारित, कबीलाई समाज था। कबीले कैसे बनते हैं बताया। परिवार सबसे छोटी इकाई, परिवार के बाद क्या बनता था? ग्राम बनता था। तो परिवार का जो मुखिया होता था उसे कुल कहते थे। फिर गांव का जो मुखिया होता था ग्रामीणी कहते थे। परिवार से क्या बना? ग्राम, ग्राम का मुखिया ग्रामीण, इस प्रकार ग्राम को मिलाकर विश्व बना देते। और किसका प्रधान? विश्वपति होता था, वीरापति नहीं, ये विश्वपति, विश्वपति। परिवार से ग्राम और ग्राम से आपका विश्व, विश्व का मुखिया विश्वपति, ग्राम का मुखिया ग्रामीणी। क्वेश्चन आते हैं पेपर में कि ऋग्वेद काल के अंदर ग्रामीणी किसका मुखिया था? तो ग्राम का। विश्वपति किसका मुखिया था? विश्व। कुलप किसका मुखिया था? आपका परिवार का। ठीक है, विश्वपति होता था। विश्व को मिलाकर जन बनता था, इसका प्रमुख जनपति होता था, जिसे राजा भी कहते थे। जनपति कह दो या राजा कह दो, यानी कि जन का मुखिया जनपति या आपका राजा। ठीक है, फिर ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार मिला है। आया हुआ क्वेश्चन कि ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख कितनी बार है? 275 बार, जबकि जनपद शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं है। याद रखेंगे इस पॉइंट को, जनपद का उल्लेख नहीं है। हम क्या पढ़ रहे हैं? अब ऋग्वेद की राजनीतिक स्थिति पढ़ रहे हैं। तो राजनीतिक स्थिति में देखा कि परिवार कैसा था उनका? कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था उनका राजनीतिक जीवन। जो कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था उनका राजनीतिक जीवन, ये कबीलाई व्यवस्था कैसे बनती थी? तो सबसे छोटी इकाई क्या थी वहां पर? परिवार। परिवार से क्या बना? ग्राम। ग्राम से क्या बना? विश्व। विश्व से क्या बना? जन। तो परिवार का मुखिया कुलप, फिर उसका ग्राम का मुखिया ग्रामीण, फिर विश्व का मुखिया विश्वपति, फिर जन का मुखिया जनपति या राजा। इस तरीके से ऋग्वेद में हमने व्याख्या करी है किससे? कबीले। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम बनाया था, ये आप बच्चे हैं, इस डायग्राम से आपको एक चीज याद आज ना बच्चों, कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है इसमें, तो शायद मुझे यहीं पे आज क्लास रोकनी पड़ेगी। कल आपको इसका सारा पार्ट पूरा कवर करा देंगे। तो आज इसे देख लो, इसे देख करके फिर हम इसे स्किप मतलब कि स्किप करेंगे आज वीडियो को, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, लाइट भी थोड़ी बार बार दिक्कत कर रही है। तो फिर बाकी वीडियो इसकी कल अपलोड करता हूँ, पूरा टॉपिक से कल अपलोड करें। जन को ही कबीलाई संगठन भी कहते थे। जन को ही, जो जन है उसे कबीलाई संगठन भी कहते थे। कुल से बना ग्राम, ग्राम से विश्व, विश्व से जन, जन से राष्ट्र। कुल का अध्यक्ष मुखिया कुलक, ग्राम का ग्रामीणी, विश्व का विश्वपति है बच्चों, ये विश्वपति, जन का पुरोहित और राष्ट्र का राजा, ये राजा है ना। इस प्रकार से कबीले की रक्षा कार्य राजा जन से गोपा या गोपा का होता था। जन से गोपता भी बोल देते हैं, जन से गोपा बोल दो या जन से गोपता, ये गोपता है बच्चों, गोपता। जन से गोपता भी होता था। राजा को पूरा भेता, नगरों पर विजय प्राप्त करने वाला भी कहा जाता था। यानी कि ये फैक्चुअल पॉइंट है कि राजा को पूरा भेता भी कहते थे। पूरा भेता का मतलब होता है नगरों पर विजय प्राप्त करने वाला। पूरा भेता मतलब होता है जो नगरों पर विजय प्राप्त करे। तो राजा जो होता था वो अपने कबीले की रक्षा करता था, बचाता था अपने कबीले को। और वहां पे हर एक व्यक्ति ने काम अलग अलग बांट रखे थे। जो काम अलग अलग बांट रखे थे, कल बताता हूँ कि किस किस तरीके से काम बांटे थे। सारी चीजों पे कल एक बार दोबारा डिस्कस मैं करता हूँ। फिलहाल के लिए आप लोग इतना रखना है ना, इतना रखना कि कबीले की रक्षा कार्य किसका होता था? राजा। भाई राजा ही करेगा, जब वो कबीले का सरदार बन गया, जिसे चुना गया है, तो क्या करेगा? रक्षा करेगा। तो कबीले की जो रक्षा करता था वो राजा करता था। और जो नगरों में विजय प्राप्त करता था राजा, उसको हम क्या बोलते थे? उसको हम बोलते थे पूरा बेहता। पूरा बेहता का मतलब होता है, कभी पेपर में आए कि पूरा बेहता क्या होता है, तो आप बताएंगे नगरों पर विजय प्राप्त करने वाला। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो एक तो ये ध्यान है, कल जब आप आओगे मैं आपसे पक्का पूछूंगा किसे मिलाकर ग्राम बनता है, ग्राम का मुखिया कौन होता है, विश्व का मुखिया कौन होता है, जन का मुखिया कौन होता है, राष्ट्र का मुखिया कौन होता है। राष्ट्र का राजा, जन का पुरोहित, विश्व का पुरोहित बोल दो, जनपति बोल दो, विश्व का विश्वपति बोल दो, ग्राम का ग्रामीणी, कुल का कुलम बोल दो। तो यहाँ तक रखो, अभी बहुत सारा है इसके अंदर, हम कल बात करते हैं इसके अंदर। ठीक है बच्चों, समझ में आया यहाँ तक का? कोई डाउट होगा तो कल डिस्कस करता है और कल और अच्छे से इसको हम कवर करेंगे। आज थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से मुझे वीडियो बीच में बंद करनी पड़ रही है। चलो मिलते हैं कल। हरे कृष्णा, धन्यवाद।